माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो माइक्रोवेव्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब माइक्रोवेव्स अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। वेवलेंथ की टर्म्स में बात करें तो 100 मीटर से 100 सेंटीमीटर्स तक होती है। एनर्जी की टर्म्स में हम बात करें तो 10⁻³ से 10⁻⁻1 जाउल्स पर मोल होती है। और अगर हम वेव नंबर में बात करें तो ये 10⁻² पर सेंटीमीटर्स में होती है। तो ये हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी रेंज है या उसका रीजन है। इसमें होता क्या है, माइक्रोवेव जो है वो कंसर्न्ड होती हैं रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है तो ये मॉलिक्यूल्स की रोटेशन को चेंज कर देती हैं। अब ये हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए एंड बी, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, एक एटम ए है एक एटम बी है। ये जो आपको लाइट ब्लू सा नजर आ रहा है इसे हम ए कह देते हैं, और ये जो पिंक सा है इसको हम बी कह देते हैं। तो ए और बी मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में रोटेशन होगी। रोटेशन कैसे होगी वो हम आगे देख लेंगे कि ये वाला जो ए है, ये जो पिंक वाला है ये बी, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। जिस तरह से हम सिमेट्री में रोटेशंस देखते थे उसी तरह से इसमें रोटेशंस होंगी। कोई भी मैटर है, मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में रोटेशन हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाएंगे, माइक्रोवेव फॉल करवाएंगे, तो ये क्या होगा, इसकी रोटेशन जो है वो J1 से J2 में चली जाएगी, मतलब इसकी रोटेशन और स्पीड अप हो जाएगी, तेज हो जाएगी। उसके बाद अब जब रोटेशन तेज होगी तो उसके बाद हम इसके स्पेक्ट्रम को नोट कर लेंगे और फिर उसको एनालाइज कर लेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे उसमें से। अब माइक्रोवेव यूज कहाँ कहाँ पर होती हैं। माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती हैं, इसके अलावा मोबाइल फोन्स में भी यूज होती हैं। माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं है। अब जो माइक्रोवेव की एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि उससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था पीछे कि इसकी एनर्जी इतनी नहीं होती, ना तो ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता है। कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, मैटर है, उसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं होंगी, मतलब इसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं हो सकती। तो इससे क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की रोटेशन चेंज होगी। जैसे ही हम माइक्रोवेव रेडिएशन को किसी भी फूड पे फॉल करवाएंगे तो उसमें जो जो फूड में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा हायर स्पीड से। जब वो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो मतलब वाटर की स्पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ। जो फूड के बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ वो इंटरेक्ट स्टार्ट कर देगा, इंटरेक्शन स्टार्ट कर देगा, और उससे इन इलास्टिक पुलैयन स्टार्ट हो जाएंगी, और इन इलास्टिक पुलैयन से एनर्जी ट्रांसफर होगी। आपको पता है जब कोई चीज़ स्पीड अप हो जाए तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, और जब हाई एनर्जी है तो इसका मतलब है कि हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी वजह से हमारी जो फूड है वो हॉट हो जाती है। कितनी माइक्रोवेव रेडिएशन हम माइक्रोवेव ओवन में यूज कर सकते हैं, वो है मैक्सिमम 2.45 गीगाहर्ट्ज। और ये यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमेटी है, मतलब जो जितनी भी रेडिएशन हैं उसके साथ डील करती है वो है यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमेटी। वो उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी चूज की है ताकि ये फ्रीक्वेंसी हमारी मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, और ना ही जो हमारे बाकी गैजेट्स हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, जैसे माइक्रोवेव्स हैं, वो माइक्रोवेव्स उसमें से भी एमिट होती हैं। तो वो उसके साथ भी इंटरेक्ट ना करें, ना ही हमारी जो एलईडीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। मतलब इसकी इतनी सेफ है ये माइक्रोवेव रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए। ये बिल्कुल हम सेफ तो नहीं कह सकते, 100% सेफ तो फिर भी नहीं होती। जाहिर सी बात है कोई रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर हो रही हैं तो हमें कुछ ना कुछ मतलब देंगी, हार्म देंगी। जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम के लिए, एक्साइटेड हो जाएंगे थोड़े से मॉलिक्यूल्स, मतलब उनकी रोटेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा डैमेज हमारी बॉडी को नहीं देती होता। अब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें से भी माइक्रोवेव रेडिएशन एमिट होती हैं। अब वो माइक्रोवेव रेडिएशन जो हैं वो कुछ रिसर्च थी, बायोलॉजी की रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारी कहा जाता है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसकी एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी एडिक्शन किस वजह से होती है, बायोलॉजी की एक रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग ये जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं ये हमारी बॉडी में हमारे जो ब्रेन है उसमें एम्बेडेड सेल्स होते हैं, उन एम्बेडेड सेल्स को कुक कर देती हैं, पका देती हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में
ये जो सोल्जर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेडार से माइक्रोवेव रेडिएशंस निकल रही थी जो डिटेक्ट कर रही थी एयरक्राफ्ट को, जो उनके ओपोनेंट्स थे उसके एयरक्राफ्ट को वो डिटेक्ट कर रही थी। तो उसमें दरमियान में उसी जो रेडिएशन निकल रही थी माइक्रोवेव, उसके दरमियान में एक परिंदा आ गया और वो परिंदा नीचे गिर गया। उन्होंने उस परिंदे को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि वो पार्शली कुक्ड है, तो उसका कुछ हिस्सा पक गया। तब उन्होंने इस बात पे रिसर्च स्टार्ट की कि माइक्रोवेव रेडिएशन फ्लैश को पका देती हैं, मतलब गोश्त को, ये इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये गोश्त को कुक कर सकती हैं, पका सकती हैं। और उसके बाद से फिर ये स्टार्ट हुई और फिर वो रेडिएशन का लेवल जो है वो कम होता गया, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा होता है। रेडार को डिटेक्ट करने के लिए तो बहुत हाई रेडिएशन जो है फ्रीक्वेंसी की चाहिए होती है, माइक्रोवेव्स ही, मतलब माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी रहेगी, इसी के बीच में, मतलब 3×10⁶ से 3×10⁻10 के बीच में ही रहेगी, लेकिन इसमें मिनिमम रेंज में रहेगी। और जो मोबाइल फोन है, अगर हम पावर की बात करें तो माइक्रोवेव अवन की पावर जो है वो 1000 वॉट तक होती है, लेकिन मोबाइल फोन की पावर जो है वो लेस देन या अप्रॉक्सीमेटली 1 वाट के इक्वल होती है। और मोबाइल फोन भी इतने डेंजरस नहीं है, क्योंकि अब तो हमारा सारा सिस्टम ही मोबाइल फ़ोन पर है, आप लोगों का क्लासेस मोबाइल फ़ोन पर हैं। और अगर ये इतना ही डेंजरस होता तो अब तक कोई ना कोई रिसर्च आ गई होती। अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेशन करेंगे और उनकी रोटेशन चेंज होगी। अब मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशन होती है या मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी सैंपल हमें चाहिए तो हमने उसकी फौरन से रोटेशन निकाली, इसी वजह से तो और स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर हुई। अगर हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोवेव से ही मिल जाती तो हमें और की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। ये डिपेंड करता है डाइपोल मूवमेंट पर। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, हमें पता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पार्शियल पॉजिटिव होता है और पार्शियल नेगेटिव आयन होता है। इसी तरह एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव एटम है, दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव एटम है। तो अब इनकी जो पोलैरिटी को अगर हम मेजर करें या हम कहें कि इनके बीच में जो ऑपोजिट चार्जेस में कितनी सेपरेशन है, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है, अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट 0 है तो वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 है तो तब वो माइक्रोवेव एक्टिव होगा। मतलब अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो माइक्रोवेव एक्टिव होगा, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा। तो अब जो मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे उन पे हम जितनी मर्जी रेडिएशन फॉल करवाते रहे, माइक्रोवेव की जितनी मर्जी, मतलब उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएं या फोटोन ज़्यादा करते जाएं, तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे जितने नॉन पोलर हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जितने भी नॉन पोलर एटम्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिनकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पार्शियल जिसमें पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है, तो उससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी रोटेशन पे इफेक्ट होगा या रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर इसका प्रिंसिपल क्या है। तो माइक्रोवेव एक्टिव होना ज़रूरी है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, अगर उसे हमने उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, कौन सी स्पीड को, हमने उसकी रोटेशनल एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है। हम रोटेशन की बात करें तो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी की ही बात करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास है माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल जो कि पोलर होगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये हमारे पास है हाइड्रोजन और जो पिंक पोर्शन है वो क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेशन कैसे होगी इसकी, ये पहले इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको देखते हैं, तो ये इस तरह से मूव कर गया। आपने सिमेट्री पढ़ी हुई है सबने, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने इसको मूव करवाया, अभी हम इसे सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसे डिफरेंट डायमेंशंस में कैसे मूव करवा सकते हैं। बार में इस डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब अब ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये नीचे आ गया और हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह से मूव किया, उसके बाद दोबारा से ये मूव किया, तो अब ये जो क्लोरीन है वो इस तरफ चला गया और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे आ गया। उसके बाद इस तरह से, मतलब अब ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से मूव कर रहे हैं। अब ये मैंने अलग अलग बताया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह से मूव कर। अब यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन
चेंज क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायपोल मूवमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यार अगर उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई चीज भी चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाएगी। डायपोल मूवमेंट जो है वो होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो हमारे पास अगर चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वो चेंज हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा क्योंकि क्यू और आर चेंज नहीं होंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसकी ये किसी ना किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी रोटेशन हो रही है। ठीक है, जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है तो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। कोई भी चीज अगर मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमने किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस पे फॉल करवाया। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, माइक्रोवेव। हमने माइक्रोवेव को इस पे फॉल करवाया। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, हमने पीछे देख लिया। और जो इसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, जिस टाइम में मैच कर जाएगी इसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, उस टाइम में जो रेडिएशन है वो इस मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगी। मतलब कि अब ये अगर ये J1 पर है, J1 एनर्जी स्टेट पर है, तो ये अब J2 एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा, तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, तेजी से इसकी रोटेशन हो जाएगी। तो ये जो सारी हमने बात पढ़ी है, ये प्रिंसिपल है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का।